दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्यान। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को देखें, पसंद करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया पर पागलपन का दौर छाया हुआ है। बड़े बड़े स्तर पर जिस प्रकार के फैसले हो रहे हैं और जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि जैसे हमारी बड़ी शक्तियों में पागलपन का दौर शुरू हो गया है। दुनिया की सभ्यता ने इसके पहले ऐसा दौर शायद ही कभी देखा हो, जब बड़ी शक्ति और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष और जिनसे पूरी दुनिया को एक उम्मीद रहती है कि कम से कम वो बेहतरी की ओर ले जाएंगे। ये ठीक है कि एक साम्राज्यवादी संरचना में बड़े पूंजीपतियों को अधिक लाभ मिलता है, लेकिन बड़े पूंजीपतियों को भी तो लाभ तभी मिलता है ना जब आम जनता खुशहाल होती है या उसके जीवन यापन की शैली में कुछ आनंद का तत्व रहता है, कुछ सरलता रहती है। जो लोग किसान होते हैं, उस जमाने में हम जानते थे कि जो लोग किसान होते हैं वे अपने पशुओं की, अपने बैल की, अपने गाय की या जो भी होते उसकी इतनी सेवा करते थे। तो वो अगर मजबूत रहेंगे तभी तो वो हल खींचेंगे, अपना काम करेंगे। अब जब आपके उत्पादन के साधन है, तो अगर इस दृष्टिकोण से भी देखें तो मनुष्य जो है सो हर राज्य व्यवस्था में मनुष्य की अपनी एक अलग उपयोगिता होती है। लेकिन विज्ञान और तकनीक के इस नए विकास के दौर में, इस नए विकास के बाद लगता है जैसे कहीं कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया है। पूरी दुनिया जैसे लगता है कि इस चपेट में आ गई है और उसके साथ ही सबको इस चपेट में लेने की तैयारी में है। तो यह कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? दुनिया कैसे इतनी टिकाऊ रह सकती है कि लोगों का ध्यान रखा जाए? अभी ये पूरा 2025 को पता नहीं, जब याद किया जाएगा 6 महीना तो इसके बीत गए। ये तो चल ही रहा है, लेकिन इस 6 महीने में जिस ढंग से चीजें विकसित हुई हैं और उसमें तो यही लग रहा है। अब अगर कुछ घटनाओं को याद करें, अभी भारत में देखिए कि पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष हुआ। अभी इसे युद्ध कहें न कहें ये अलग बात है, लेकिन लोग तो इससे प्रभावित हुए ही। आतंक का तो जो घटना, आतंकी घटना हमारे पहलगाम में घटी, तो उसका जवाब भारत सरकार ने समुचित रूप से दिया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया और उस पर सीज फायर भी हो गया। अमेरिका, ये ठीक है कि सुनने में अच्छा नहीं लगता है और वास्तविक स्थिति भी ये सही नहीं हो सकती है कि कोई दूसरा देश हमारे संप्रभु निर्णयों को प्रभावित करे। जो सॉवरेन डिसीजंस हैं उनको कोई दूसरे लोग प्रभावित करे, कोई दूसरी राष्ट्र शक्ति प्रभावित करे और सीधे सीधे प्रभावित करे, कहकर प्रभावित करे और इसका श्रेय ले। तो बारंबार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को वैश्विक स्तर पर कहा कि उन्होंने सीज फायर करवाया। हमारे यहां से कोई उसका उस ढंग से खंडन, उसका जवाब नहीं दिया गया या कोई विनम्र असहमति भी नहीं व्यक्त की गई कि नहीं वे ऐसा कहना गलत है। न कहें कि झूठ कह रहे हैं या अपनी सनक में कुछ कह रहे हैं, उनसे ये बात नहीं कही जा सकती, लेकिन इतनी बात तो कही ही जा सकती थी कि हमारी इससे असहमति है, ये तथ्य नहीं है और ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब उसके लिए तरह तरह की जो शब्दावलियां ढूंढी जा रही है कि नहीं मध्यस्थता की, नहीं राय जाहिर की, उन्होंने समझौता नहीं करवाया या सीज फायर का आदेश नहीं दिया, उन्होंने बस राय व्यक्त की। इतने की जरूरत क्या है? अब ये घटना घटी नहीं उधर कि अभी इसराइल और ईरान में जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। अब कुल शिकायत क्या है? अगर बहुत लंबा इतिहास न भी देखें तो भी इजराइल को ईरान से मतभेद क्या है? कुछ दशक पहले तक तो, कुछ दशकों, दशक कहना ठीक है, कुछ दशकों पहले तक तो दोनों में अच्छे खासे रिलेशन थे, अच्छे खासे संबंध थे। पहले इराक पर आरोप लगाया गया कि जैविक हथियार बनाया जा रहा है, बहुत पहले की बात है। तो इराक को ये करना होगा, उसके पीछे
और तो कुवैत आदि आदि को पूरे तेल के व्यापार को लेकर के जो झमेला खड़ा किया गया। तो पहले इराक के साथ इराक और ईरान को आपस में उनकी लड़ाई हुई। अब ईरान में जब इस्लामिक क्रांति हो गई और शाह साहब की शाह पहलवी का शासन का जिस ढंग से अंत कराया गया या किया गया, आखिर अमेरिका चाहता क्या है? और अब देखिए कि लड़ाई इजराइल के माध्यम से वो प्रकट कर रहा है और दनादन हमले हो रहे हैं। अब इजराइल का मुख्य उसका आरोप ये है कि ईरान परमाणु शक्ति विकसित कर रहा है। परमाणु शक्ति तो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक तो है ही, और इसके लिए अमेरिका से बातचीत भी चल रही थी, अमेरिका कर भी रहा था, लेकिन दुनिया के देशों ने परमाणु शक्ति विकसित की है ना। जो अमेरिका इसके बारे में, जो दूसरे देश परमाणु शक्ति के खतरों से दुनिया को बचाने की बात करते हैं, वे तो खुद परमाणु संपन्न देश हैं। अगर ईरान इस तरह का काम कर रहा है तो उसे रोकने के और भी राजनीतिक उपाय थे, लेकिन वे राजनीतिक उपाय अभी चल ही रहे थे। और जब कहा तो ये भी कहा कि नहीं, अमेरिका को से हमने बात की है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ये कह दिया। अभी उनका 76वां जन्मदिन था तो बड़े उत्साह में थे। खुद उनके अपने यहाँ अमेरिका में जिस प्रकार की आंतरिक अशांति है तो वो एक अलग बात है जिसे वो अपने राष्ट्रीय स्तर पर निपट लेंगे। भारत सरकार की मुसीबत ये है कि भारत सरकार अब इजराइल के साथ खड़ा हो कि ईरान के साथ खड़ा हो, लेकिन वो तो इजराइल के साथ ही खड़ा होता हुआ दिखता है। लेकिन इजराइल के साथ चीन भी है, अब रूस भी खड़ा हो सकता है। तो भारत के तमाम दोस्त तो ईरान के साथ खड़े होंगे, इजराइल के साथ तो खड़े नहीं होंगे। और लेकिन भारत अगर इजराइल के साथ खड़ा हो, अभी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, उस लगने में तो यही लगता है कि ऐसे रुझान हैं। तो फिर भारत क्या करे? भारत के जो अपनी घरेलू राजनीति है, अभी इस समय जो सत्ता शासन में है, जो दल है, जो विचारधारा है, उसके जो घरेलू दृष्टिकोण जो उनका है, उनके वैदेशिक दृष्टिकोण में परिलक्षित हुआ, और हमारी विदेश नीति की पर उसका जो असर पड़ा पूरी दुनिया के सामने है। अब पलट कर यह हो रहा है कि वैदेशिक नीति का असर हमारी घरेलू राजनीति पर पड़ेगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इन तमाम बातों पर हमें सोच विचार तो करना ही होगा। आप देख रहे हैं फंडामेंटल इंडिया, और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को, चैनल को देखें, पसंद करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। तो मैं ये आपसे निवेदन कर रहा था कि इन तमाम स्थितियों के बावजूद हमें इस बात पर सोचना होगा कि भारत सरकार की नीति इसमें क्या होनी चाहिए, क्या है, और इसे एक नागरिक समाज के दृष्टिकोण से भी इस बात को परखना होगा। इस पागलपन की आखिर क्या दवा हो सकती है? क्यों नहीं सत्य और संयम से काम लिया जा रहा है? व्यापारिक हित, मुनाफा क्या इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं? इतनी एरोगेंसी, इतना अहंग अगर विकसित हो रहा है तो हमारी चिंता का विषय तो यह है ही, होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमारे लिए भारी मुश्किल का सबब है, भारी मुश्किल का कारण है। इस समय में जनता को अपने ढंग से संगठित होकर के अपने ढंग से विचार किया जाना चाहिए। अब जो हमले हो रहे हैं और जो अभी हमले हो रहे हैं, एक बार जब युद्ध छिड़ जाता है तो फिर उसमें जो सबसे पहली हार होती है वो हार होती है सच्चाई की, वो हार होती है मानवता की, वो हार होती है कल्याण की, वो हार होती है परदुख कातरता की। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए हैं तो उनका कार्यक्रम है G7 के देशों में। ऐसा सभी जानते हैं कि G7 के हम तो सदस्य नहीं हैं, लेकिन आमंत्रित हैं, तो आमंत्रित देशों की भी अपनी भूमिका होती है। भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में तो विकसित हो रहा है, लेकिन भारत की नीतियां इस समय में एशिया को लेकर के बहुत और स्पष्ट होनी चाहिए, और अपने वैदेशिक नीति को भी और घरेलू नीति को भी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए रीडिफाइन करे, रीअलाइन करे, पुनर्संयोजित, पुनर्संगठित करे, और उसमें जो कुछ अगर खामियां दिख रही है, इसके बुरे असर पड़ रहे हैं, तो उससे हमें ये होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। आसपास की जो घटनाएं घट रही है बहुत चिंताजनक है,
अगर ये टेक्निकल फेल्योर है, अभी जो हमारे अहमदाबाद से जो हवाई दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी त्रासदी है, और उस त्रासदी के बाद जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, उससे तो हमें लगता है कि एक निराशा देश में छा ही रही है। उस निराशा को काटना चाहिए, एक उत्साह का वातावरण बनना चाहिए। तो सरकार को और अधिक सक्रिय होकर के और अधिक अच्छी भूमिका में बात करनी चाहिए। यह कहना कि छोटे मोटे घटना, देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई कहीं इस प्रकार के व्यक्ति करता है तो बात अलग है, लेकिन जो सरकार के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो जब सार्वजनिक तौर से इस तरह की बातें करते हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, देश में भी विदेश में भी। तो उन तमाम चीजों की तो भी जांच परख होगी, लेकिन जांच परख का नतीजा क्या निकलता है, उससे हम सीखते क्या है, यह महत्वपूर्ण है। पुलवामा हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, ठीक है, जनता को नहीं बताया जाए क्या असर हुआ। आतंकवाद से अगर हम लड़ रहे हैं तो भी बताया जाना चाहिए। नोटबंदी के बारे में यही कहा गया कि इससे आतंकवाद की कमर टूटेगी, तो तब क्या हुआ उसका। पुलवामा में जो घटना घटी अभी यहाँ, तो उसकी जांच का रिपोर्ट का क्या हुआ। इस तरह की कई घटनाएं घटती है, और घटनाओं से हम क्या सीखते हैं, नहीं सीखते हैं। जनता के बारे में इस तरह की, जनता को ये सब बातें अगर नहीं बताई जाएगी, उसके जो मुख्य बिंदु हैं और जो जनता के स्तर पर किए जाने हैं, वह तो बताना ही चाहिए जनता को। अगर लोकतंत्र में अगर जनता विश्वास का साझेदार नहीं रह जाती है तो लोकतंत्र कैसे टिकेगा। लोकतंत्र का तो आधार ही यही है कि जनता सरकार के विश्वास की साझेदार होती है, जनता का विश्वास होता है, इस विश्वास से सरकार को शक्ति मिलती है। तो तमाम बातें नहीं कही जा सकती है, यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इससे वे लोग भी फायदा उठा लेंगे जो हमारे शांति और सद्भाव के दुश्मन हैं, जो हमारे देश में शांति और सद्भाव को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन कोई बात ही पता नहीं होनी चाहिए, यह तो थोड़ा कठिन प्रसंग होता है। तो ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार से इजराइल और अमेरिका को, इजराइल और ईरान के युद्ध को अगर तत्काल नहीं रोका गया, अगर वैश्विक शक्तियां तत्काल मिलकर के उसको रोकने की कोशिश नहीं करती हैं, तो स्थिति और भयावह होती जाएगी। और तब ये पागलपन का जो दौर है, पूरी मनुष्यता के लिए, इस पूरी सभ्यता के लिए एक चुनौती बन करके आएगी। क्या हमने दो विश्व युद्ध लड़ने के बाद हमने विश्व युद्ध के प्रभावों से कुछ सीखा नहीं? और अन्य चीजों की तो बात ही छोड़ दीजिए। विज्ञान का इतना जबरदस्त तकनीकी विकास हुआ है, लोगों को के जीवन में अंतर हुआ है। आज जितनी सुविधाएं जीवन में हैं, इतनी सुविधाएं तो पहले कभी नहीं थी, आज से 30-40 साल पहले भी नहीं थी। तो ये क्रमिक विकास का अभी जिस चरण में हम पहुंचे हैं, उस चरण में पहुंच करके मनुष्य को कुछ न कुछ इसका बेहतर इस्तेमाल तो मनुष्य के पक्ष में किया ही जाना था, किया ही जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, और हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो हम अनुरोध करते हैं हर किसी से कि इस समय में गहराई से सोचें, और सोच करके एक जनमत बनाने की हम कोशिश करें अपने मन में, और उससे अपनी एक समझ विकसित करें। हम चीज़ों को किस प्रकार से विश्लेषित करते हैं, किस प्रकार से लोगों के बीच में चर्चा कर पाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। एक आम नागरिक और इसके अलावा कर ही क्या सकता है कि वह उम्मीद रखे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनी हुई सरकार है, वह जनहित के को नजर में रखते हुए कुछ बेहतर फैसला करें। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व की तमाम जगहों पर तमाम वे लोग जो विश्व को प्रभावित करते हैं, उनमें सद्बुद्धि आए और शांति के लिए एक इच्छा, एक ललक उनके मन में जगे। अभी तो इतना ही। आपसे अनुरोध है फिर एक बार कि आप कृपया इसे दोस्तों तक पहुंचाएं, चर्चा करें और बात को आगे बढ़ाएं। अपनी टिप्पणी जरूर दें, आपकी टिप्पणी नहीं मिलती है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कोई जैसे राह नहीं सूझ रही हो। नमस्कार।